चलिए बेटा, बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे। चलिए, तो टॉपिक हमारे पास चल रहा था डेप्रीसिएशन। फिनिश करेंगे। थोड़ा सा बस टचअप बाकी रह गया है इसमें। मैंने असाइनमेंट दिया था एक, शायद पढ़वा दिया सारा कि नहीं पढ़वाया, वो तो बचा हुआ है इसमें क्या? हमने पढ़ लिया था डेप्रीसिएशन। चलिए एक काम करते हैं, पढ़ लेते हैं इसको एक बार। कुछ चीज़ें बची हुई हैं इसमें और एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, बस टॉपिक खत्म है हमारा। फिर ये पढ़िए बेटा, डेप्रीसिएशन का असाइनमेंट दिया था। आओ उस पर। डेप्रीसिएशन सबसे पहले फिक्स्ड एसेट बताया हुआ है क्या होता है। अच्छा, फिक्स्ड एसेट में और इन्वेंट्री में क्या फर्क होता है? इन्वेंट्री मीन्स एन एसेट, हाँ जी, meant for resale in the ordinary course of business, और कुछ और भी होता है इन्वेंट्री का मतलब, बोलो बेटा। in the process of production for such sale, WIP, in the form of material or supplies to be consumed in the production process, raw material। याद आया कि नहीं आया? AS2 में लिखा हुआ है। अब फिक्स्ड एसेट क्या होती हैं जी? एसेट्स जो हम यूज करने वाले हैं फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज और फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स। बोलो बेटा, जिन एसेट्स का हम खुद के इस्तेमाल के लिए रखने वाले हैं, जिससे हम उन्हें यूज करके प्रोडक्शन कर सकें या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, एंड आर नॉट मेंट फॉर रीसेल, आर कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स। बोलो बेटा, AS10 में लिखा हुआ है। पढ़िए, इन्वेंट्री कहां लिखा हुआ था? बोलो, AS2 में। पढ़िए, फिक्स्ड एसेट्स आर दोज विच आर हेल्ड फॉर यूज इन द बिजनेस एंड नॉट फॉर सेल और कंजम्पशन इन द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स्ड एसेट्स विच हैव अ लिमिटेड यूजफुल लाइफ आर नोन एज डेप्रीशिएबल एसेट्स। सबकी ही लिमिटेड यूजफुल लाइफ होती है, सिवाय किसके? लैंड। लैंड इज अ नॉन डेप्रीशिएबल एसेट। क्लियर है बात? बोलो बेटा, लैंड के ऊपर डेप नहीं लगता है। आगे डेप्रीसिएशन बताया था। डेप्रीसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की वैल्यू कम हो जाना, और कम किस वजह से होगी? या तो यूसेज, घिसावट की वजह से, पैसेज ऑफ टाइम, यानी टाइम बीतता जा रहा है। कार ले लिया आपने 3 साल पहले, चलाई नहीं, फिर भी डेप लग जाएगा उस पर, फिर भी इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। याद आ रहा है एग्जांपल? और एंड ऑब्सोलेंस, मोबाइल फोन ले लिया, अभी 15 ही दिन हुए थे, ना तो टाइम बीता है ना ही घिसावट आई है, लेकिन नया अपग्रेडेड वर्जन आ गया, तो जो आपने अभी फोन लिया उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो गई। डेप्रीसिएशन इज द अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट। आपने 1 लाख की एसेट ली, डेप क्या है? उसे बांटना, उस 1 लाख को बांटना। क्या पूरे 1 लाख को? नहीं। नेट ऑफ एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। कोई दिक्कत है क्या? अकाउंटिंग डेफिनेशन दे रखी है। डेप क्या है? डेप है भाई साहब, 1 लाख की एसेट है अगर और 20,000 का स्क्रैप है, तो 80,000 को बांटना उसकी यूजफुल लाइफ में, तो दिस इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन। Depreciation starts once an asset is ready for use, even if it is not yet put to use, it is called। मैंने क्या किया, मशीन खरीदी, इंस्टॉल कराई, इंजीनियर साहब ने कहा कि भाई आप इसको कल से यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने कहा नहीं, पंडित जी ने मना किया है, अभी शुभ मुहूर्त नहीं है, हम तो अगले महीने की 15 तारीख से इसको चलाना शुरू करेंगे। होता है। मैं पूछ रहा हूं डेप्रीसिएशन कब से लगाएंगे? जिस दिन पंडित जी ने कहा या जिस दिन इंजीनियर साहब बोल गए? बोलो बेटा, ये तो है एक्चुअल पुट टू यूज, ये है
रेडी टू पुट टू यूज। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो मतलब इनका इंजीनियर साहब बोल गए सब चीज़ इंस्टॉल हो गई, हमने चेक कर लिया, ट्रायल रन ले लिया, कल से आप प्रोडक्शन शुरू कर सकते हो। तो नहीं अभी नहीं करूँगा, मैं अभी नहीं करूँगा, अभी ऑर्डर्स भी नहीं हैं, अभी ऑर्डर्स तो लेकर आऊँगा ना मैं अभी, उसके बाद प्रोडक्शन शुरू करेंगे। या कोई और कारण रहा जिसके वजह से इट इज एक्चुअली पुट टू यूज ऑन दिस डेट। डेप्थ कब से लगाएंगे? ये ईयर एंड है, डेप्थ ये वाले पीरियड का होगा या ये वाले पीरियड का होगा? डेफिनेटली इसका होगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? क्यों जरा बताइए। लैप्स ऑफ टाइम, एब्सोल्युटली। अरे भाई कार खरीद ली आपने, नहीं चला रहे आप, मत चलाओ, डेप्थ तो लगना शुरू हो जाएगा। आई होप क्लियर है बात ये। अब पढ़ो फिर सब समझ में आएगा। डेप्रीसिएशन स्टार्ट्स once an asset is ready for use, even if it is not yet put to use. It is because of depreciation. Depreciation is to be provided even if the asset is kept in good condition or even if market value has gone up. समझ में आ रहा है? एसेट कार ली मैंने, बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल बेस्ट वर्किंग कंडीशन में है, कोई घिसावट नहीं आई, क्या डेप्थ लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? बिल्कुल लगेगा। ठीक। एंड डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। समझ में आता है ये? क्या मतलब हुआ? कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता। ठीक। अच्छा, हमने SLM WDV पढ़ लिया था। आइए बेटा इसके बाद रेट्स एंड मेथड पढ़ लो, बस कुछ चीज़ें हैं कॉमन सी। अदर मेथड्स में सिंकिंग फंड नहीं करना, हमें इंश्योरेंस नहीं करना, एन्यूटी नहीं करना। डिप्लीशन पढ़वा दिया क्या मैंने आपको? बाकी तो पढ़ लिया ना हमने, पर एक टॉपिक रह गया हो तो बस पढ़ी पहले। रेट एंड मेथड। AS डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी मेथड और रेट। बताया था मैंने आपको, AS में कहीं नहीं लिखा कि आपको SLM यूज करना है या WDV यूज करना है। इट स्टेट्स दैट डेप्रिशिएबल अमाउंट शुड बी रिटन ऑफ सिस्टमैटिकली। वहां सिर्फ क्या लिखा हुआ है कि आप 1 लाख की एसेट है, 20,000 स्क्रैप बचेगा, तो 80,000 को लाइफ में सिस्टमैटिकली राइट ऑफ कर दीजिए। अब सिस्टमैटिकली कैसे होगा वो आप खुद तय कर लेना। इट रिफर्स दैट, बस उसने ये जरूर बता दिया कि SLM एंड WDV आर कॉमनली फॉलोड एंड इट ऑल्सो परमिट्स डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स लाइक फॉर building SLM, whereas for plant and machinery WDV may be followed by an enterprise. बेटा क्लियर है इतनी बात? और क्वेश्चन भी इसके साथ साथ हमारे सारे फिनिश हो गए। बस एक ही चीज़ बची हुई है जो मुझे डिस्कस करनी है आपके साथ। क्वेश्चन नंबर मैंने बता दिया था, एन्यूटी, इंश्योरेंस, सिंकिंग फंड काट दीजिएगा, अब कोर्स में नहीं है, और सिर्फ रह गया चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन। सुनिए, इसमें कुछ चेंज है, पहले कुछ और होता था, अब कुछ और होगा। सुने, लास्ट टॉपिक है बस चैप्टर में हमारे पास, चेंज इन द मेथड। पहले थोड़ी कॉम्प्लिकेशन थी, अब तो बहुत आसान हो गया है। चेंज इन मेथड। सुनिए बेटा, एक एसेट थी 1 लाख की, तय हुआ कि डेप्रीसिएशन लगाएंगे, डेप्रीसिएशन रेट इज depreciation rate is 10% SLM। बेटा क्लियर है बात? अच्छा, 3 साल तक, आफ्टर 3 years, जरा बताना टोटल डेप्थ 3 साल में कितना लग गया होगा? 30,000 लग गया होगा। आज बुक वैल्यू क्या बची हुई है?
आज बची हुई है 1,00,000 माइनस 30,000 70,000. Now onwards, firm decided to change the method of depreciation from 10% SLM to 15% WDV. ये समझ में आया कि नहीं आया? मैंने कहा भाई गलती हो गई ना, इस प्रकार की एसेट्स पर SLM से डेप नहीं लगना चाहिए, इस पर तो WDV से लगना था, और रेट भी कम है, रेट भी कम है. हमें 15% SLM से 15% WDV से डेप लगाना चाहिए था. तो पहली बात तो ये कि कैन द फर्म डू सो, क्या कंपनी ये काम कर पाएगी? कैन द चेंज इन मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन इज अलाउड? AS ने कहा AS10 अलाउ कर देंगे इफ, ये इफ का मतलब क्या हो गया? कंडीशनल यस है. ठीक है, आप मेथड चेंज करना चाहते हो कर लो, लेकिन तब कर पाओगे इफ रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट लॉ, और अगर कोई लॉ कहता है कि मेथड चेंज करो. एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको. मान लेते हैं मेरे ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है, मैं आज तक ये डेप लगा रहा था, कंपनीज एक्ट में कुछ अमेंडमेंट आए, चेंजेस आए, और उसने बोला सबको WDV से डेप लगाना है. समझ में आ रही है बात? बोलो बेटा. मेरे ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल था, ये लगाया करता था, कंपनीज एक्ट ने कहा ये करो, मैं पहुंच गया AS के पास, मैंने कहा ASG, बोला बताओ वत्स कैसे आना हुआ? मैंने कहा ASG मेरे को ना मेथड चेंज करना है, क्या मैं चेंज कर सकता हूं? AS ने क्या पूछा? क्यों करना चाहते हो मेथड चेंज? मैंने कहा ASG लॉ कह रहा है, एक एक्ट कह रहा है, कंपनीज एक्ट है, लॉ कह रहा है मेथड चेंज करो. जानते हो AS ने क्या कहा? AS ने कहा कि लॉ को हमारा प्रणाम कहिएगा, और क्योंकि लॉ हमसे बहुत ऊपर है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, वो भी लॉ जैसे ही होते हैं, लेकिन लॉ का स्टेटस ज़्यादा होता है, उनको जाकर मेरा प्रणाम करिएगा, और जैसा वो कह रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं मेथड चेंज करने को, तो हम भी अलाउ कर देंगे, जाओ अपना मेथड चेंज कर लो. आपको समझ में आया स्टोरी मेरी कि नहीं है समझ में आई? बोलो बेटा. क्लियर है बात? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मैंने पूछ डाला कि भाई मेथड चेंज कर लें क्या, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कहा कारण बताओ पहले. मैंने कहा जी वो एक लॉ कह रहा है. बोला हाँ अच्छा लॉ कह रहा है, फिर तो कर लो, फिर तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं है. बेटा क्लियर है? बोलो बेटा. या क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है या, यानी या तो ये शर्त पूरी कर दो या ये वाली. अगर लिखा होता एंड, तो इसका मतलब बोथ द कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू बी सेटिस्फाइड टू बी फुलफिल्ड साइमल्टेनियसली. ठीक? या और फॉर कंप्लायंस विद एनी अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. मतलब मैं फिर से पहुंच गया AS के पास, मैंने कहा ASG. बोला हाँ बताओ. मैंने जी मेथड चेंज करना है. क्यों करना है भाई? मैंने कहा जी वो एक नया AS आया है, AS 58 एग्जाम्पल, और वो कहता है मेथड चेंज करो. जानते हो AS 10 ने क्या कहा? अच्छा AS 58 कह रहा है मेथड चेंज करने को. मैंने कहा जी उसमें कहा है देखो. बोला तो बड़े भैया हमारे, अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो उनकी बात को हम ना ठुकरा पाएंगे. समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है?
तो आप मेथड चेंज कर सकते हो कब? फॉर कंप्लायंस विद एनी अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आई होप क्लियर है बात। ये भी कोई दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है मेथड चेंज करो, या उसकी कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए आपको मेथड चेंज करने की आवश्यकता पड़ रही है, तो कर लेना। AS10 ने कहा हमें भी एतराज नहीं होगा। या फिर और फॉर बेटर प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर से पहुंचा मैं AS10। मैंने कहा जी मेथड चेंज क्यों? फिर आ गए तुम उठाकर। मैंने कहा जी मैं ना गलत लगा रहा था, अभी CA साहब ने मेरी आंखें खोल डाली। उन्होंने बताया कि भाई ये तो गलत है, इस मेथड से तो आपकी सही प्रेजेंटेशन नहीं हो रही है, ये मेथड ज्यादा रियलिस्टिक है आपके लिए, इससे ज्यादा अच्छे प्रॉफिट, ज्यादा ट्रू प्रॉफिट्स निकल कर आएंगे, इसलिए मेथड चेंज करना चाहता हूं। बोला अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, हम आपको अलाउ कर देंगे। बेटा क्लियर है बात? बोलो बेटा। आप ये नहीं कह सकते ऐसे जाकर जी मेथड चेंज करना है। क्यों चेंज करना है? ऐसे मन कर रहा है, बहुत दिन हो गए मेथड लगाते लगाते बोर से हो गए। बेटा AS जानते हो क्या करेगा? कान पर 2 चाटे रसीद करेगा। समझ में आ रही है बात? बोलो बेटा। यानी चेंज इन मेथड is allowed if one of the following conditions, one or more of the following conditions are satisfied. क्या क्या? Required by statute, for compliance with any other accounting standard, or for better presentation and preparation of financial statements. अगर कोई भी एक या अधिक शर्त आपने पूरी कर दी तो हम आपको मेथड चेंज करने की अनुमति दे देंगे। बेटा ठीक है। अब पहले क्या होता था? जब AS6 था तो बोला जी चेंज कर लो, और ये जो चेंज होना है ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होना है। मतलब आपको 15% डेप्थ बिल्कुल शुरू से लगा के लाना है। अगर 15% WDV लगा रहे होते 3 साल में डेप्थ कुछ और लगता? बोलो बेटा। फिर उसकी आज एडजस्टमेंट करनी होती। ये पहले था। अब जब AS6 खत्म हो गया, AS6 कहां मर्ज हो गया? AS10 में चला गया। अब AS10 बोलता है नहीं नहीं ऐसे नहीं, नाउ द चेंज, द इफेक्ट ऑफ चेंज हैज टू बी टेकन विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। कहानी सारी खत्म कर दी। प्रोस्पेक्टिव क्या होता है? जो हो गया सो हो गया, आज से चेंज कर दो। यानी अब जरा बताना क्या करोगे? बड़ा आसान हो गया। अब तो बताना अब रिवाइज डेप्थ कितना लगेगा? बुक्स में वैल्यू कितनी है? लो खत्म, कॉन्सेप्ट ही खत्म, चैप्टर ही खत्म। 10,500 डेप्थ इस बार लग जाएगा। फिर अगली बार कितना लगेगा? 70 - 10,500 का 15% एंड सो ऑन। बेटा ठीक है बात? बोलो बेटा। पढ़ लो पहले एक बार, फिर क्वेश्चन कर लेंगे, चर्चा खत्म। पढ़िए। अच्छा इसमें लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आएगी, रेट्रोस्पेक्टिव लिखा हुआ है। पढ़ लो, चलो कोई बात नहीं। चेंज इन मेथड, बेटा मिला कि नहीं मिला? डेप्रीसिएशन मेथड शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली। दैट मीन्स यूजुअली प्रीवियस ईयर मेथड शुड बी फॉलोड इन दिस ईयर ऑल्सो। याद है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट पढ़ाया था? तो भाई जो लास्ट ईयर था वही इस साल यूज होगा। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हो तो पढ़ना जरा। बट इन फॉलोइंग केसेस चेंज इन मेथड इज परमिटेड। कब अलाउ कर देंगे? ड्यू टू चेंज इन स्टैट्यूट। अगर लॉ कोई चेंज हुआ लॉ में और वो कह रहा है चेंज करो तो कर लेना। और टू कंप्लाई विद any other accounting standard, or to give a better presentation and true and fair picture of the performance of and financial position. I hope यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। बोलो बेटा। ठीक है इतनी बात? बेटा बोलो। ठीक है। अब इसके बाद जो ट्रीटमेंट लिखा हुआ है वो नहीं पढ़ेंगे आप, उसको काट दीजिए वहां से, इसको काटिए वहां से। जो ट्रीटमेंट लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट जो है वहां पर वो काटिए, वो गलत है। अब
उसके अलावा लिखी लाइन, लिखें चेंज इन मेथड इज टू बी अप्लाइड, लिख लीजिए। तो थर्ड पॉइंट काटा है आपने, उसकी जगह लिखिए चेंज इन मेथड इज टू बी अप्लाइड with prospective effect. लिखिए इसी में रिवाइज डेप्रीसिएशन टू बी कैलकुलेटेड as per new method revised depreciation to be calculated as per new method taking unamortized depreciable amount as the basis. नोट कर लें इसको। इसके एक दो क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में अच्छे दिए हुए हैं, वो आप कवर करिएगा। ये दोनों ही क्वेश्चन 11th और 12th अब ना इररिलेवेंट हो जाते हैं। 11th तो काट ही दीजिए आप, ये तो बेकार हो गया क्वेश्चन, अब इसमें कुछ नहीं है, अब ये तो बेकार हो गया। 11th क्वेश्चन तो काट दीजिए आप। 11th में जो भी वर्किंग थी वो पुराने मेथड के बेसिस से बनती थी। इसके स्टडी मटेरियल में क्वेश्चंस हैं एक दो, वो अच्छे हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बेटा। चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बेहद आसान हो गया, बेहद ही आसान हो गया। आप जो पिछले 3 साल में डेप लगा चुके हैं उसे एज इट इज छोड़ दीजिए, आपको बुक्स को रिवाइज नहीं करना। जो आज वैल्यू है उसे बेस लेकर नए मेथड से रिवाइज डेप कैलकुलेट करना शुरू कर दीजिएगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोस्पेक्टिव, यानी फ्रॉम द करंट डेट, फ्रॉम द करंट डेट। एक होता है कौन सा? रेट्रोस्पेक्टिव। पहले था इसमें रेट्रोस्पेक्टिव यानी फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द अर्लीस्ट डेट। लेकिन अब हमें काम करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टिव डेट। बेटा क्लियर है? ठीक है बेटा। बात एक बार दिखाना बेटा, स्टडी मटेरियल हो तो। एक क्वेश्चन है इसमें अच्छा, इसमें इलस्ट्रेशन 8 है एक, वो अच्छा इलस्ट्रेशन है, वो करिएगा। वो गलत है क्वेश्चन, लेकिन वो पुराने मेथड से हैं शायद, मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा मुझे एक बार, तब बता पाऊँगा, मुझे याद नहीं है अभी। चलो ठीक है, इतना करें फिर आज, वो हमारे पास ख़त्म नहीं है टॉपिक। हमारे पास यहाँ पर डिप्रीसिएशन इसके साथ ही फिनिश हो जाता है। ठीक बेटा, क्लियर है? चलो आज की चर्चा यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आपकी लॉ की क्लास रहेगी अब। धन्यवाद, बाय बाय।